नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द एग्जिस्टेंशलिस्ट। मेरा नाम है ओजस मेहता। आई एम एन एग्जिस्टेंशियल कोच एंड इस चैनल पे थीम्स है मेंटल हेल्थ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन। ये सीरीज इन कॉन्वर्सेशंस विद में हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कुछ अनकन्वेंशनल कर रहे हैं, जो अपनी फील्ड में कुछ अलग खुद से करके एक इम्पैक्ट बना रहे हैं सोसाइटी में। और इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है रादर देन चैत्रा यदावर जो है मेरे साथ आज। सो वेलकम, नमस्ते चैत्रा। थैंक यू ओजस। तो चैत्रा को मैं कुछ सालों से जानता हूँ। वो रिलीफ वर्क में काफ़ी हैविली जुड़ी हुई है। एक्चुअली उनका मेन प्रोफेशन रहा है फिल्म मेकिंग एंड डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, लेकिन कोविड के टाइम से इन्होंने रिलीफ वर्क में इतना अपने आप को डिवोट किया है और इतनी इनकी सक्सेसफुल एनजीओ और फंड रेजिंग कैंपेन हुई है। लाखों टेंस ऑफ लैक्स रुपीस रेज की है उन्होंने। तो इसके लिए मुझे उनको शामिल करना था हमारे चैनल पे और उनको उनकी जर्नी के बारे में पूछना था। सो रियली एक्साइटेड टू हैव यू चैत्रा जी। तो आप कुछ वर्ड्स में बता सकते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या वर्क करते हैं? मैं फिल्म मेकर हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा मैं डॉक्यूमेंट्री, यही मेरा मीडियम रहा है। काफी एनजीओस के लिए आज तक मैंने 12-13 सालों में बनाए हैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज, 5 से 15 मिनट तक। गवर्नमेंट के लिए एक बार बनाया है। तो मेरा करियर मोस्टली यही रहा है। मैं हमेशा से मतलब मैं जब से 18-19 साल की थी, मुझे पता था कि मुझे समाज कार्य से बहुत ज्यादा लगाव है। मुझे प्रॉब्लम्स को फेस करना, थोड़ा हल करने की कोशिश करना ये मुझे अच्छा लगा था। मैं लोगों का जो दर्द है उसको थोड़ा सा कम करना चाहती थी। तो मैं हम्म। नजदीक में अपॉर्चुनिटीज देख रही थी कि मैं कहाँ किस चीज का मैं हिस्सा बन सकती हूँ जहाँ पे ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। तो मैं जिस शहर में रहती हूँ, नवी मुंबई के जो इस भाग में रहती हूँ, वहीं पे मुझे एक एनजीओ मिल गया। जो अभी वो लोग मेरे दोस्त ही हैं, तो वो मैं 12-13 साल पहले से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ एज ए वॉलंटियर। तो कभी बच्चों को बाहर लेके जाना, घुमाना, होम विजिट्स करना, कभी पढ़ाना, ऐसे इस तरीके से मैं जुड़ी हुई थी। लेकिन मुझे कभी ये पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा खुद के लिए रास्ता बनाऊंगी सोशल वर्क के अंडर। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एज ए फिल्म मेकर ही ज्यादा काम करूंगी। ओके। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका बैकग्राउंड था करियर में। तो बताइए कि ये कोविड रिलीफ का वर्क कैसे स्टार्ट हुआ? ये आपका आइडिया था पहले से करने का, या लॉकडाउन होने के बाद आपको एक रिक्वायरमेंट लगी, और कैसे शुरुआत हुई ये सारा? जब पैंडेमिक चालू हो गया, तब धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया के माध्यम से और जो जर्नलिस्ट बताते थे उसकी वजह से पता चला कि ये काफी सीरियस हो रहा है। लोग बहुत डरे हुए हैं और हमें आई थिंक पूरे देश को, पूरी दुनिया को 7 से 10 दिन लगे समझने के लिए कि ये क्या है, किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है और हम इतने कैद क्यों बैठे हैं। थोड़ा हम्म। थोड़ा होने लगे तब हमारे कुछ मैं एक ग्रुप के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि मैं सीएए और एनआरसी के विरोध में हूँ। तो हम 2019 के एंड में मैं उनके साथ जुड़ी हुई थी। हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। वहां उस ग्रुप में किसी ने डाला कि हेल्पलाइन एक एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि लोगों के ऐसे जो बहुत दर्द में है, जिनको बहुत जरूरत है, बहुत कॉल्स आ रहे थे, कोई कोई जो जाने माने सोशल वर्कर्स थे। तो हम शुरुआत में हम 3 से 4 जन एज ए वॉलंटियर हम जुड़े उस हेल्पलाइन में। उस हेल्पलाइन की वजह से मुझे समझा कि लोग कितने बड़ी मुसीबत में हैं और लाखों लोगों का जो गुजारा है वो रोज काम करने के ऊपर ही उन लोग डिपेंडेंट है। अगर उन्हें हम्म। आज नहीं मिलेगा तो वो कल खाना नहीं खाएंगे। बच्चों के लिए भी कुछ दूध या कोई उन लोग कुछ भी खरीद नहीं सक रहे थे। जो मतलब मैंने हालांकि हम सब फोन पे कनेक्टेड थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत नजदीकी से देख रही हूँ और लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और फोन पे वो लोग रोते थे, काफी सारे लोग। तो ये जब होता था तभी हमें खाना खाने को नहीं हो रहा था दोपहर का, हम जो 4-5 लोग थे। मतलब बहुत ही बुरी परिस्थिति थी। और फिर पता चला कि 9-9 घंटा, 10-10 घंटा हम कंटिन्यूअस फोन उठा रहे हैं, कंटिन्यूअस उठा रहे हैं। मतलब अगर आप कोई ऑफिस जॉब में आप काम कर रहे हो और एक चीज कर रहे हो, यहाँ पे
कोई माइग्रेंट कहीं अटका है तो हम कोई बड़े एक्टिविस्ट का सहारा ले रहे, क्योंकि उनको पुलिस कुछ बहुत मार रही थी, परेशान कर रही थी। कोई माइग्रेंट्स को अपने टेम्पो से हकाला जा रहा था तो हम सोच रहे थे, कोई बोल रहा था मेरी ये ट्रेन कब आएगी। तो हम, ऐसा नहीं था कि हम एक ही चीज कर रहे हैं, सिर्फ राशन दे रहे हैं। हम लोग बहुत अ, बात ये अच्छी थी कि हम इतने सारे एनजीओ के इंडिविजुअल्स थे, या ऐसे सिर्फ इंडिविजुअल्स थे जिनको मन से लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम और दुविधा में जिसमें थे, उनको थोड़ा दूर कराना था, कुछ तो कंट्रीब्यूट करना था। तो लोग बहुत लगन से कर रहे थे। सब लोग ने अपने अपने कॉन्टैक्ट्स निकाले, किसी ने पुलिस में कॉन्टैक्ट निकाला, किसी ने पॉलिटिशियन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। कोई परमिशन नहीं दे रहा था तो हम लोग डायरेक्टली घुस गए। कभी पता चला कि सिर्फ एक कॉल आया है उस एरिया से, लेकिन वो उसी इंसान के पास हमारा हेल्पलाइन नंबर पहुंचा, लेकिन वो पूरा एरिया बहुत बड़ी मुसीबत में था। ओह। तो ये कॉल्स की वजह से कहाँ मुंबई में सबसे ज्यादा जरूरत है, कहाँ पे बहुत ही राशन किटारे, कहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, ये हमको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गया। लेकिन बहुत इंटेंस काम था, हम लोग बहुत मेंटली थक जाते थे, और बहुत बुरा लग रहा था कि हम इतने सारे लोगों को तुरंत हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो लोग बहुत परेशान होते थे, हमको कभी कभी गुस्से से भी नेक्स्ट डे फोन करते थे कि अभी तक कुछ हेल्प नहीं आई। हम कहते थे कि जब हम वो पैकिंग कर रहे हैं सामान और ट्रांसपोर्ट होगा, और तभी आपके एरिया में एटलीस्ट 2-3 दिन लगेंगे। तो वो पूछते थे फिर हम आज क्या खाएं, हमारे पास कुछ जवाब नहीं होता था। हम क्या ही कर सकते हैं। जस्ट कोशिश की। तो इस तरीके से मैं जुड़ी, और फिर मैंने देखा कि नवी मुंबई के जिस हिस्से में मैं रहती हूँ वहां पे बहुत कम एनजीओ सक्रिय हैं जो फील्ड में जाके लोगों की हेल्प कर रहे हैं। एटलीस्ट अंदाजा लगाने के लिए बाहर कोई नहीं जा रहा था, थे कुछ लोग लेकिन कम थे। तो हमारे सोसाइटी में वॉचमैन नहीं है मुझे रोकने वाला, वो नहीं था कोई, हमारा सेक्रेटरी नहीं है जो टांग लड़ाता है, और स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे मेरे सोसाइटी में। तो मैं खुद बहुत खुद को लकी समझती हूँ, बिकॉज मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ जिनके सिर्फ बिल्डिंग के रूल्स ऐसे होते थे, व्हीकल नहीं था, पैसा नहीं था, नहीं तो माँ बाप इतने बूढ़े थे या उनको छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके सेफ्टी के लिए हम लोग जा नहीं पाए। तो मेरे पास ये कोई कमिटमेंट्स नहीं थे, मैं तो फुल आजाद थी काम करने के लिए। और मेरे पेरेंट्स से भी मुझे काफी सपोर्ट मिली। मैं मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहती हूँ। मेरी माँ ने स्पेशली जब मैं रोज बताती थी रात को कि ये क्या हुआ दिन में, कैसे कैसे कॉल आए, कैसे लोग रो रहे थे, वो कह रही थी कि यही टाइम है, तुम सही काम कर रही हो, तुम्हें एक्चुअली अभी बाहर जाना चाहिए, बाहर जाके तुम देखो और क्या हेल्प कर सकती हो। तो मुझे जो पुश चाहिए था और बाहर जाने के लिए मेरी माँ ने दिया। शुरुआत में जब हम बाहर जाना चालू कर दिया तब सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि फिर मैं, मेरा हेलमेट जो बाहर गया है वो मैं कहाँ रखूं, मैं मेरी चप्पल, मैं अंदर आऊं या मैं कहीं बाहर होटल में रहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हम्म। वजह से माँ बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सब काफी इस तरीके से शुरुआत हुई। ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मुझे काफ़ी इसके बारे में कुछ चीज़ें पता थी और कुछ चीज़ें पहली बार मुझे जानने मिल रहा है। ऑल्दो हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो ये मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है समझने में कि आपने कैसे चैलेंजेस को फेस किया, और आपने काफ़ी काफ़ी लोगों को अपनी ग्रैटिट्यूड शेयर की। आपकी फैमिली, आपकी मदर, जिन्होंने आपको इनकरेज किया इस चीज़ में, जो बहुत ही आप भाग्यशाली हो। मैं कहूँगा कि आपके पेरेंट्स आपको इनकरेज कर रहे, सपोर्ट कर रहे इस चीज़ में। और आपने अपने वॉचमैन के बारे में बताया, बिल्डिंग के बारे में, और आपके पास स्कूटी है तो आप जा सकते हो इधर से उधर। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मदद करती है, थिंग्स जस्ट फॉल इन प्लेस जब भी आपको करना होता है। अ, तो आपकी एक बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन रही है, हंगर को गोली मारो। एंड आपकी अपनी एनजीओ है मेरे ख्याल से, पुकार। तो वो आपने कैसे क्रिएट की? वो उसको उसको क्रिएट करने में आपको आइडिया कहाँ से आया, रिसोर्सेज कहाँ से आए, कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए? सो जस्ट बात ऐसी थी कि मैं एक सोशल वर्क की ग्रेजुएट हूँ, मैंने डिग्री की है कॉलेज ऑफ सोशल वर्क मुंबई से। तो मैं पहले से सेंसिटिव थी कि जब ऐसे डिजास्टर कभी होता है और इतने सारे लोग जब न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं सब कुछ, लोग वीडियोस भेज रहे हैं सब, तो ये झूठ नहीं है। मतलब बार बार में ये बोला जा रहा था कि आप कुछ हेल्प कर रहे हो या आपने किसी को इमरजेंसी में 500 रुपए दे दिए जस्ट सो वो डॉक्टर के पास पहुंचे, तो लोग आपको उल्लू बना रहे हैं। मतलब वो ज्यादा भावना थी और मैं उस पर इतना बिलीव नहीं करती थी। हम ऐसे
मतलब 3 साल के कॉलेज में और काफी फील्ड वर्क करके और आदिवासी लोगों के साथ भी हेल्प, उनके साथ इंटर्नशिप करके, और हम्म। बहुत एक्सपोजर मेरे कॉलेज ने मुझे बहुत अच्छा दिया था, उसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ। तो तरीका पता था कि मैं किस तरीके से, मुझे कैसे अंदर जाना चाहिए और स्लम्स में जाने के लिए, और बहुत ज्यादा डर के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो घर में रहते थे, जो बहुत ही कम बाहर निकले हैं, सिर्फ सामने से सब्जी लाके घर में बैठते थे, उन लोगों को भी कोविड हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि मैं अगर बाहर जा रही हूँ मेरे चांसेस ज्यादा है, लेकिन मैंने सोचा देखते हैं, जो भी होगा, वो बाद में देखा जाएगा। इस तरीके से काम शुरू हुआ। एक एक राशन किट जो हमने, मेरे ग्रुप ने हमने डिसाइड किया 15 दिन के लिए, 750-800 रुपए का अलग अलग चीजें अगर आप डाली, जैसे तेल, चावल, आटा, दाल, नमक, शक्कर, चाय पत्ती, ये सब अगर आप डालते हैं तो 4 लोगों के लिए 750-800 रुपए का एक राशन किट बनता है, जो ऑलरेडी हम्म। कुछ गाँव ने शुरू किया था इस बजट का ऐसे राशन किट। तो हम लोग ने भी सोचा कि हाँ ये सही है, हमने भी कैलकुलेशन किया, हमने शुरुआत किया। पता चला कि 750, 750, 750 हम लोग खुद का डाल रहे थे, लेकिन वो मुश्किल मुश्किल होते जा रहा था। तो पहले मैं सिर्फ हमारे ग्रुप के लिए फंड रेजिंग करती थी। उस ग्रुप का नाम है लॉकडाउन रिलीफ प्रोजेक्ट, और लॉकडाउन रिलीफ प्रोजेक्ट हेल्पलाइन। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जहां जहां पब्लिसाइज था, वहां वहां से हमारा, मुंबई से, कभी कभी मुंबई के बाहर से भी कॉल आता था। हम उनको राशन किट पहुंचा रहे थे। हमें पता चला कि जरूरत इतनी ज्यादा है और गवर्नमेंट सब तक पहुंच नहीं पा रही है, और कोई किसी को इतना ठीक से हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो हमने कोशिश की कि कुछ एनजीओज को एक अम्ब्रेला के अंडर लाएं, और एक साथ एक दूसरे की हेल्प, जहां पे अगर मैं माहिम में पहुंच सकती हूँ, मैं अगर दादर माहिम में नहीं पहुंच सकती, तो कौन सी संस्था है जो उस एरिया में काम करती है, तो मुझे वहां से कॉल आएगा, तो हम उनको कनेक्ट कर देंगे और उन लोग उस फैमिली की हेल्प करेंगे। इस तरीके से हमने कोशिश की। फंड रेजिंग तुरंत हमको एक दिन, कुछ 14-15 दिनों में पता चला कि बहुत जोरों से करने की जरूरत है। तो क्राउड फंडिंग ऐसे माध्यम था, बिकॉज हम जस्ट कुछ महीने पहले जुड़े थे, 6-7 महीने पहले ही हम लोग सब जुड़े थे, हमारा कोई एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं था। तो हम कैसे, मतलब आगे काम कैसे करें, तो हम लोगों ने कुछ एनजीओ से टाई अप कर लिया। तो क्राउड फंडिंग ऐसा होता है कि लोग हमें जितना चाहे उतना हम अमाउंट डाल सकते हैं उस कैंपेन में, 500 हो, 20 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 10,000 हो, लोगों की जैसी कैपेसिटी है वैसे लोग उस लिंक जो केटो और मिलाप की होती है उसके अंदर डाल रहे थे। वो हम जिस एनजीओ के साथ टाई अप किया था वहां पे हमने फंड्स वहां हम डलवाते थे। फिर वो लोग डायरेक्ट वेंडर्स या एपीएमसी मार्केट में जो बड़े बड़े होलसेलर्स होते हैं उनके पास पहुंचाते थे, वो माल हम तक पहुंचाते थे, हम लोग बैठ के पैकिंग करते थे, फिर हम लोग एट बल्क 100 किट लेके जाके 100 फैमिलीज को बांटते थे, या सिर्फ 20 किट बांटते थे। तो वैसे हमारा शुरू हुआ। कुछ 2 महीने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि नवी मुंबई के जिस हिस्से में मैं हूँ वहां पे बहुत ज्यादा एनजीओ बाहर नहीं आ रहे हैं, लोग मतलब फील्ड पे इतना नहीं जा रहे, देख सर्वेस कोई नहीं कर रहा था हम्म। कुछ, संस्थाएं और लोग कितना करेंगे। लेकिन मैंने सोचा ये मेरे नजदीक वाला एरिया है, तो मुझे यहाँ पे करना है। तो जैसे मैंने बताया, वॉचमैन नहीं था, पुलिस बहुत कम तभी दिखती थी, लोग पहले से ही डर के मारे घर में बैठते थे, और वो सही था, डरना भी जरूरी था। तो मैं जाती थी ऐसे समय पे जब मुझे कोई रोकेगा नहीं, वो मैंने देख के रखा था। पुलिस पुलिस कौन से रोड पे होती है वो भी मुझे थोड़ा अंदाजा मिल गया था। तो शुरुआत ऐसी ही हुई, पहले मैंने अकेली चालू किया, फिर मैंने सोचा मैं नवी मुंबई में रहने वाले लोगों के साथ ट्राई करती हूँ। तो मैं जो बहुत मेरे नजदीक रहते हैं उन लोगों को फोन किया, किसी ने कुछ ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो यहाँ वहां से कॉन्टैक्ट्स इधर उधर से मिले, फिर मुझे पता चला अच्छा चलो ये 2-3 लोग हैं जो ज्यादा मैं इनसे जुड़ सकती हूँ, हम इस इलाके में ज्यादा काम करेंगे। तो हमने ऐसे ही फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सब यहाँ पब्लिसाइज करके, छोटा छोटा जो फ्री वेबसाइट्स में आप ग्राफिक बना सकते हो वैसे ग्राफिक्स बना के, लोगों से बात करके, मैंने तो फोन किए हैं, मैंने मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को कि प्लीज मेरा फेसबुक स्टेटस शेयर करो, बिकॉज मेरे दोस्त है सिर्फ 10, लेकिन आप भी अगर आपका स्टेटस भी 10 लोग देखेंगे तो या। शायद कुछ करना चाहेगा। और भगवान की कृपा है कि लोग डोनेट करते ही रहे और काम चालू ही रहा। या मैं देख सकता हूँ कि आप इसमें काफी ग्रेटफुल रहे हो, काफी चीजों को क्रेडिट देते हो।
और मैं भी आपसे टच में रहा हूँ ये जर्नी के दौरान, और मुझे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन आपने ये जो डिटेल में शेयर की है कि ये कैसे कैसे शुरुआत हुई और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने करना शुरू किया, तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है ये काफ़ी एक कंपेलिंग स्टोरी है। कोई भी अगर कोई खुद की इनिशिएटिव करना चाहे, कोई चेंज बनाना चाहे, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। तो तो चैत्रा, आप एज आई अंडरस्टैंड, आपकी अपनी एक करियर, एक प्रोफेशन है, आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हो। तो आपने ये और मेरे ख्याल से ये आप फॉर प्रॉफिट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट आपने आपने इसमें काफ़ी पैसे डाले हैं अपने कोविड रिलीफ में। तो अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए और अपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया दो चीज़ें करते हुए? टाइम तो इस तरीके से मैनेज हुआ कि मैं जितने घंटे में जगी हूँ मैं सोई नहीं हूँ, मैं पूरा टाइम सिर्फ रिलीफ वर्क में ही डालती थी, बिकॉज सोशल वर्क मेरा पैशन है। मैं दूसरे भी कोई करियर में होती या सोशल वर्क ही मेरा करियर होता, मैं ज्यादा से ज्यादा इवेंचुअली जिंदगी में टाइम इसी में बिताती थी। पता चला ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि इसमें जितने लोग बाहर आए और हेल्प करने की कोशिश करें, उतना एटलीस्ट लोगों को थोड़ी तो तसल्ली और रिलीफ मिलेगा। तो मैं जस्ट करती रही। पता चला लॉकडाउन उठेगा, कि कुछ वैक्सीन फटाफट आ जाएगा, वो हुआ ही नहीं। तो ये एक हम्म। साल हम काम कर रहे थे। मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं रेंट पे नहीं रहती हूँ, मैं मेरे माँ बाप के साथ रहती हूँ। तो वो एक फाइनेंशियल प्रेशर नहीं था। पैंडेमिक के जस्ट एक महीने पहले मेरा इंटरव्यू एक जगह पे हुआ था एज कम्युनिकेशन कंसल्टेंट। मैंने काम की शुरुआत भी की थी, लेकिन वो उस फाउंडर को पता चला कि मैं बहुत ज्यादा टाइम हेल्पलाइन कोविड रिलीफ यहाँ दे रही हूँ, वो मेरे सोशल मीडिया देखते थे। तो मैं उतना ज्यादा आउटपुट नहीं निकाल पा रही थी, मैं उतना ज्यादा भेज नहीं रही थी, और इसलिए मेरा एक महीने के अंदर वो काम बंद हो गया। मैंने काफी महीने थोड़े स्ट्रेस में गुजारा है, क्योंकि मैं रोज समझ में आ रहा था मुझे मैं कुछ भी कमा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी डाल रही हूँ। मैं लोगों को बोल रही हूँ फंड करो, और फिर वो एनजीओ से हम कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ नहीं कमा पा रही हूँ। तभी मैंने खुद को सिर्फ इतना ही हौसला दिया कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके बिजनेसेस बंद हो गए हैं, और हम्म। उनका तो उस बिजनेस पे टिका हुआ था, या और नौकरियां चली गई हैं, या गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जो थे वो सब लोग परेशान है। तो इसमें इतना दुखी होके नहीं चलेगा। तो बस मैंने कोशिश करती रही कि कुछ रिमोट वर्क जहां मुझे ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा ऐसा मैं करूँ। लेकिन मुझे पूरे 7 8 8 या 9 महीने कुछ नहीं मिला। फिर धीरे धीरे मेरा कहीं तो एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया, फिर मैंने जॉब एक एनजीओ में जॉब चालू किया। और मेरे कोविड रिलीफ के दौरान ही जो पहली वेव थी कोविड की, उसी में ऐसा हुआ कि मेरी बहन ने एक फाउंडेशन से मुझे कनेक्ट करके दिया, बिकॉज वो जो ठाकुर फाउंडेशन है जो यूएसए बेस्ड है, वो देख रहे थे कि वो कोविड रिलीफ के लिए इंडिया में किसको हेल्प करे। तो मेरी बहन ने कनेक्ट करके दिया उन लोगों के साथ। तो उन्होंने मुझसे बात की, काम देखा, फोटोज देखे, और टेक्स्ट सब मुझे भेजना था वो हमने किया। तो उन्होंने ज्यादा कुछ भी फॉर्मेलिटीज न रख के मुझे सिलेक्ट किया कि इस लड़की के द्वारा हम रिलीफ वर्क में करेंगे। तो एक ग्रांट था, उस ग्रांट में उन्होंने कहा कि ये 50% आप रिलीफ वर्क में यूज करो, जैसे आपको फिट लगता है, राशन लेना चाहिए या माइग्रेंट्स के लिए कुछ टेम्पो भर के देना चाहिए, या ट्रेन का टिकट आप ये करो, जो भी आप देख लो। लेकिन जो 50% ऑफ फंड है उससे आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाओ, बिकॉज ये क्राइसिस इतना बड़ा था, उसको डॉक्यूमेंट करना भी जरूरी था। तो मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं ऐसे जगह, मेरे फ्रेंड्स के कार में से हम लोग घोड़बंदर रोड जो ठाणे में है, वहां पे भिवंडी नाका है, वहां पे कल्याण नाका आता है, और वही रोड आगे जाके मुंबई नासिक हाईवे से नासिक पहुंच जाता है। तो वहां पे हजारों परप्रांतीय या माइग्रेंट्स लोग चलते थे बहुत बुरी तरीके से। कभी हम्म। चप्पल टूट जाती थी, उन लोग ऐसे ही बिना चप्पल के, उन लोग नंगे पैर चल रहे हैं धूप में प्यास में, सब कुछ खत्म हो जाता था। तो काफी एनजीओज कर रहे थे, हम लोग ने भी, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने भी थोड़ा कुछ पानी की बोतलें या चना या बिस्किट या खजूर ऐसे पैकेट्स बना के हम भी बांटते थे कि हमारे तरफ से कुछ छोटा मोटा हेल्प कर सकते थे। या कभी पुलिस को बोलते थे प्लीज उनको मत मारो, हम तो बोलने की कोशिश की। वो जो पूरा सिलसिला था, तो उस ग्रांट से जो मुझे फिल्म बनाने के लिए बोला था, मैंने वो पूरे माइग्रेंट क्राइसिस जो लोग पैदल चल रहे हैं, और उनको पैदल चल के यूपी जाना था, मतलब वो तो और भी बहुत कठिन, क्योंकि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि हमको
बस नहीं मुहैया की जा रही है, हमको ट्रेन नहीं दी जा रही है, थोड़ा सा बाहर निकलते तो लोग डंडा मार रहे हैं, तो हम तो चलेंगे। ऐसे बहुत हमारे लिए, हम कितना भी रोकते थे कि रुको रुको, हम आपको पानी का बोतल दे रहे हैं, उन लोग हम्म। रुकने को नहीं थे, उन लोग इतने परेशान थे। उस पे मैंने फिल्म बनाई, और मुझे 2 फिल्म्स बनानी थी, तो मैंने अगले 3-4 महीने में दोनों फिल्म्स बना दी। तो एज अ डायरेक्टर इस ग्रांट से मुझे कुछ एक फी मिली, जो मैं एज एन इनकम बोल सकूं। तो थैंकफुली वो भी हो पाया। ग्रेट ग्रेट। तो मैं देख रहा हूँ कि कई जगह से आपको नोन अननोन सोर्सेस से हेल्प मिली है, जो कहते हैं कि सच्चे दिल से अगर कोई काम करो तो कायनात आपकी मदद करता है। एंड ये दिखने मिल रहा है, और ये मैं फर्स्ट हैंड जान पा रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये काम करते समय आपको कोई चैलेंजेस आपने फेस किए, जैसे कि फंडिंग, आपको फंड रेज कर रहे थे तो आपको फंड सही से मिल पाए, या उसमें कोई इश्यूज हुए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई पुलिस की तरफ से, कोई सोसाइटी या फैमिली की तरफ से आपको कोई चैलेंजेस फेस किए, और ये आपने कैसे टैकल किया? चैलेंजेस ऐसे हुए कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बिकॉज हम जो हेल्पलाइन चला रहे थे उधर लोग बहुत परेशान होते थे कि उनको तुरंत हेल्प नहीं मिल रही है, जो वाकई होने चाहिए थी। लेकिन संस्था है आखिर, और मुंबई इतना बड़ा शहर है, हम छोटी सी संस्था, तुरंत नहीं हेल्प करते। लोग बहुत परेशान, कभी गुस्से से कभी रोते थे, तो वो, और इतने सारे फोन हैंडल करना, उनको सब लिखना, फिर उसके ऊपर काम करना, बड़ा सा स्ट्रेसफुल था। तो मेंटल हेल्थ बार 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 खराब होती थी। तो मैं ऐसे चीजें करती थी, जैसे डायरी लिखना, या कोई अच्छे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात करना, तो थोड़ा अच्छा लगता था। वो भी हम्म। ज्यादा पॉसिबल, कुछ टाइम ही नहीं था। हम लोग अगर 1 घंटा भी हमारे दिन से निकाल रहे, कुछ और कर रहे हैं, मतलब मैं और 5-6 कॉल नहीं उठा पा रही, तो हम लोग, कुछ लोग, हम देखते थे कि हम मैक्सिमम टाइम दे। दूसरे चैलेंजेस ऐसे आए कि पुलिस के द्वारा एक कोविड वॉरियर का सर्टिफिकेट ऐसे हम मिलता था कुछ लोगों के लिए, जो पुलिस एक्सेप्ट करे कि हाँ ये कोविड वॉरियर्स है, तो वो मुंबई के अंदर घूम सकते थे, और मेडिकल सप्लाईज या राशन उन लोग बांट सकते थे। हम मैंने बहुत बार अप्लाई किया, एक वेबसाइट है मुंबई पुलिस की, वहां से मुझे नहीं मिला। लोकल पुलिस स्टेशन में गए, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, वेबसाइट पे जाओ। तो हमने बहुत कोशिश, तो हम बिना परमिशन के हम ये काम करते थे, बिकॉज काम करना जरूरी था। लेकिन जो हमने जो सुना था, हमारे जो कुछ साथी हैं, उनके पास भी परमिशन नहीं थी, तो उनको पुलिस ने और बोला था कि तुम लोग नहीं कर सकते, वापस घर जाओ। हाँ, हमारे दोस्तों की कार को कभी कभी, जहाँ पे पूरा राशन रखा हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट एजेंसीज ने बोला कि तुम लोग वापस जाओ, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो कभी राशन के साथ वापस भी गए हैं। तो ये जब सुनते थे तो हम सबका मोराल काफी नीचे होता था कि हम कुछ गुनाह नहीं कर रहे हैं, बिकॉज शायद सरकार सब तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमको भी बार बार टोका जा रहा है और बोला जा रहा है कि मत करो, जबकि हम खुद का पैसा लगा रहे हैं, कमा नहीं रहे, खुद का पैसा लगा रहे हैं, दोस्तों से हेल्प मांग रहे हैं, और हमको काम करने कोई दे नहीं रहा है। तो वो बार बार वो मेंटल स्थिति ये सब देख के बहुत बुरी होती थी। जो तीसरी चीज ये कि मेरे पेरेंट्स बूढ़े हैं, लेट 60s या अर्ली 70s में हैं। तो हमेशा पहले, काफी पहले नहीं, हमेशा ही बहुत डर रहता था, क्योंकि मैं स्लम्स के अंदर जाती थी, लोगों से बात करती थी, कितना भी डिस्टेंस मेंटेन करो, कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो क्या मैं उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, वो बार बार हमेशा मन में शक होता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स। और मेन प्रॉब्लम तो फंडिंग का था, डर था, लेकिन वो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब पता चलता था कि सिर्फ अभी कलेक्ट जो भी पैसा हुआ है, उसमें अभी कल परसों सिर्फ 30,000 ही बचने वाला है, और 30,000 में इतने से ही किट आएंगे, तो मैं उसके बाद जो जिनको देना हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे मैं पैनिक मोड में आ जाती थी, बिकॉज मैं मेरा खुद का फंड रेजिंग एक चालू कर दिया था, हम दूसरे, मैं एनजीओ से अटैच थी, तो उस एनजीओ के अकाउंट में मैंने पब्लिसाइज कर दिया था कि वहां पोस्ट करो, यहाँ नवी मुंबई के इस इलाके में मैं राशन या हेल्प पहुंचाऊंगी। बार बार रोज हम खर्च कर रहे थे, राशन खरीद रहे हैं, किसी को दूध के पैकेट्स दे रहे हैं, तो अगला पैसा कहाँ से आएगा, आएगा भी या नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा, हम सोशल मीडिया या फ्रेंड्स फ्रेंड्स को फोन करते थे, या कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प की है, कभी मेरी बहन ने मुझे
सडनली कुछ डोनेशन दिया है, उसके दोस्तों ने दिया है, तो डर लगता था, लेकिन खत्म होने के पहले नया फंड आता था, तो ये ऐसे चला। अमेजिंग, या एंड अल्टीमेटली आपका काम कभी रुका नहीं, आप नॉन स्टॉप कर रहे थे। मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था एज फंड्स, लेकिन मुझे पता है कि आपकी फंडिंग चलती गई और आपका कैंपेन चलता गया, एंड डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस आप सक्सेसफुल रह पाए। तो देखिए, ये जो आप रिलीफ वर्क कर रहे हो, वेदर एनजीओ हो ना हो, लोग हो ना हो, सपोर्ट आता है ओवर टाइम। तो मैं जानना चाहूँगा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ डिफरेंस करना चाहते हैं और उनको पता नहीं है शुरुआत कैसे करें या वेदर वो कर पाएंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कोई ऐसी चीज़ जो जो उनको शुरुआत करने में मदद करे, या जो जो उनको आश्वासन दे, विश्वास दे कि वो ये एक्चुअली कर पाएंगे? मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपने ठान ली है, या आप लोगों ने सोचा है कि ये मुझे बहुत पसंद है, आप जिस करो। शायद आप बुरी तरीके से आप फेल हो जाओगे, आप गिरोगे, लेकिन वापस आप उठ सकते हो। कुछ ना कुछ सीखना मिलता है, हर एक तजुर्बा बढ़ते जाता है। और अगर आप इतने मन से और लगन से कर रहे हो, तो दुनिया नोटिस करती है, और हम्म। जनरली आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जब वो आपके अंदर सीरियसनेस देखेंगे, या वो देखेंगे कि मैं तो ये करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता, इस व्यक्ति ने ऑलरेडी तरीका ढूंढ लिया है, तो शायद मैं इसको सपोर्ट करूं, मतलब एटलीस्ट वो अपने सपने तक पहुंच सके। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे लोगों को घर के बाहर निकल के करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। Okay. और कोई अगर आपके काम में इन्वॉल्व होना चाहेगा तो वो कैसे हो सकते हैं? अभी जो मैंने मेरे इनिशिएटिव का नाम रखा है, वो है पुकार कोविड रिलीफ। तो अगर आप इंस्टाग्राम में जाएंगे या फेसबुक में जाएंगे, तो पुकार कोविड रिलीफ अगर आप सर्च करेंगे, तो ब्लू एंड ग्रीन कलर का एक लोगो आएगा। वहां पे आप हमें मैसेज भेजिए। मुझे वॉलंटियर्स की सख्त जरूरत है। तो मुझे चाहे वो सोशल मीडिया के लिए मिले या एक्चुअली स्लम्स में जाके काम करने के लिए मिले, मैं तो बेहद खुश हो जाऊंगी। मेरा ज्यादा से ज्यादा काम नवी मुंबई में होता है, लेकिन जो दूर रहते हैं नवी मुंबई से, उन लोग कभी फंड्स के तौर पे या कॉन्टैक्ट्स के तौर पर जुड़ जाते हैं। तो आप मैसेजेस भेजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम एक तरीका ढूंढते हैं कैसे कनेक्ट करें। ग्रेट, अच्छी बात है कि आप ढूंढ भी रहे हैं वॉलंटियर्स को, एंड आई थिंक ये ऐसा नोबल वर्क तो कोई भी करना चाहेगा। अ, लेकिन आप बता सकते हैं कि कोई वॉलंटियर क्या रोल प्ले कर सकता है और उनके करियर में क्या हेल्प हो सकता है ये? काफी कॉलेजेस के जो थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इंटर्नशिप, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को जैसी होती है, वैसे आई थिंक बहुत सारे फील्ड के स्टूडेंट्स को कंपलसरी होती है कि आप कोई ना कोई एनजीओ में जाके आपको एक महीना कुछ तो एक प्रोजेक्ट पूरा चलाना है, या जहां हो मदद करनी है। तो हम सर्टिफिकेट्स देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। 1-2 महीने के लिए जो भी स्टूडेंट्स मिलेंगे चलेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो एक कॉर्पोरेट जॉब्स में फंसे हुए हैं, या कॉर्पोरेट जॉब्स ही उनका लाइफ है। उनको कुछ अलग करना है, उनको देखना है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है। तो भले ही वो आप 15 दिन के लिए जस्ट हमारे साथ एरियाज में घूमना है, लोगों से बात करनी है, तो हमारे साथ आइए, क्योंकि हम एनीवेज जाते हैं। आपका थोड़ा नजरिया और बढ़ जाए और अच्छा हो जाएगा। आपको समझेगा कि एक अलग सी दुनिया है जो चॉल्स में, स्लम्स में रहती है, तो वो कैसे जीते हैं। आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा। हम्म। ग्रेट, थैंक यू सो मच चैत्रा। ये मेरे लिए बहुत ही अनोखा और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है, इतने ग्राउंड लेवल पे समझना कि ये काम कैसे किया जाता है, और रियली एक रियल इंसान से समझना कि क्या चैलेंजेस होते हैं, और ये वाकई में आप कर सकते हो शुरुआत से, खुद से शुरुआत करके। तो ये बहुत इंस्पायरिंग रहा है मेरे लिए, और हिंदी में भी कहना काफ़ी काफ़ी नया रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे चैत्रा। कुछ थैंक भी यू। लास्ट वर्ड से आप अगर क्लोज करना चाहेंगे तो? नहीं, ऐसे जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने कोई एक ध्येय बना के रखा है, आपको करना है, आप जस्ट करो, बहुत दिल से लगन से करो।
दुनिया और ये कायनात नोटिस करेगी और आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वंस अगेन चैत्रा, एंड थैंक यू आप सब दर्शकों को जो जो देख रहे हैं एंडिंग तक। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक्स। थैंक यू ओजस, बाय।